Hello everyone. Today we will learn chapter 4 carbon and its compound for class 10. हम लोगों को इसमें 5 टॉपिक में डिस्क्राइब किया जाएगा. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अकरेंस, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जाननी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो सब के सब 6 होते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके जस्ट बाद में तो एक वीडियो एक फ़ोटो आएगा जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इसमें क्या है कि जो ये लाइन आपको दिया हुआ है ना, टेट्रावैलेंट, दिस वर्ड टेट्रावैलेंट है. इसका मतलब ये होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. इस कारण से इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है. अगर इसके पास या किसी भी एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो उसको ट्राइवैलेंट कहा जाता. अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते शेयर करने के लिए उसे डाइवैलेंट कहा जाता. अगर एक होता तो उसे मोनोवैलेंट कहा जाता है. ठीक है. टेट्रावैलेंट का मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये जो ग्रुप 14 है, जो कार्बन है वो ग्रुप 14 में आता है. ठीक है. पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में कार्बन आता है. कहीं आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. इट हैज़ बैलेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं. कुछ बच्चों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आती है, कुछ बच्चों को आती है, तभी बस समझ में आ जाएगा तुरंत. ठीक है. अब ये देखा जाए तो ये जो फोटो है, ये पिक्चर है, इसमें आप अगर चेक करोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो लास्ट वाला लाइन में दिख रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होता है ना कि जितना इलेक्ट्रॉन का ये यूज़ करता है ताकि इसका बैलेंसी कंप्लीट हो जाए, उसे बोला जाता है बैलेंसी. यानी अगर मान लीजिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए और कितना चाहिए? तो एक यहाँ ले लेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ. इससे क्या पता चला हम लोगों को कि इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. और 4 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इसने कितने का इस्तेमाल किया? 4 का इस्तेमाल किया. ये हम लोग अगले स्लाइड में आराम से समझ जाएंगे. ठीक है ना. बहुत ही ईजी है, आराम से सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट में यहाँ पे जो आपका ये लाइन दिख रहा है, लिविंग थिंग्स नीड कार्बन द मोस्ट इन ऑर्डर टू लिव. इसका मतलब, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो जाएं, ट्रीज़ हो जाएं, एनिमल्स हो जाएं, जो भी हो, वो सबका बेसिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन से ही बनता है. विदाउट कार्बन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. कार्बन जो है किसी भी चीज़ का बेसिक नीड हो जाता है. जैसे कि हमारा बॉडी का सेल जो है, हमारा बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है. वो सेल भी किससे बना होता है? कार्बन के कंपाउंड से बना होता है. क्लियर. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे. नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ कार्बन. कार्बन का अकरेंस मीन्स कार्बन जो होता है वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है. इसका सिर्फ 2 ही फॉर्म है मेनली, जो ज़्यादातर पढ़ा जाता है. एलिमेंटल फॉर्म और फ्री स्टेट. इसका मतलब ये है कि वो कार्बन जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं या फिर एलिमेंट के फॉर्म मिलते हैं, उसमें और भी कोई मिक्सचर नहीं हो सकता है. ठीक है. सिर्फ कार्बन ही कार्बन होंगे. जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है डायमंड. ये जो डायमंड है आपका, डायमंड में सिर्फ कार्बन ही होंगे. ठीक है. सेकंड जो हमारा ग्रेफाइट है, उसमें क्या होगा? सिर्फ कार्बन ही होगा. और जो आपका थर्ड है वो होता है बकमिंस्टर फुलरेन. ठीक है. ये तीनों जो होते हैं वो कार्बन के एलोट्रॉप्स, इसमें कि प्योर फॉर्म में आपका कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये सारी बातें जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में. ओके. नाउ ये आपका हो जाता है डायमंड और ये आपका हो जाता है ग्रेफाइट. फुलरेन का हम लोग आगे देख लेंगे. कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इट मीन्स क्या होता है, कार्बन के साथ और भी एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. कुछ भी हो सकता है, CO2 हो सकता है, फिर फिर कार्बोनेट्स हो सकते हैं बहुत सारे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर कोल बोला जाए तो कोल जो है आपका, वो भी कार्बन से ही बना है, लेकिन कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में कार्बन के कंपाउंड्स भी होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं. पेट्रोलियम भी कार्बन का ही कंपाउंड फॉर्म है.
एटमॉस्फेयर में जैसे CO2 हो गया, ये भी आपका क्या है, कार्बन का कंपाउंड ही हो जाता है। ठीक है, इसमें आप जो देख रहे हैं पिक्चर, उसमें आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में टाइगर दिया हुआ है, वो भी इसमें क्या है, बेसिक कार्बन जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो हमारे बॉडी में कार्बन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बॉन्डिंग इन कार्बन। आप समझ लीजिए कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होता है वो कैसे होता है। तो बॉन्डिंग करते क्यों हैं, इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि बॉन्डिंग क्यों करते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, और अगर आप 11th में पढ़ोगे तो बॉन्डिंग इन कार्बन बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होता है कि कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स था वो किस तरह से बॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसका क्या होता है। एटॉमिक नंबर 6 जो पहले बताया चुका है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो होता है वो 2 और 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कहने का मतलब ये है कि कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में जो फिगर बताया था आपका, उसमें लास्ट सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन था, उसके जस्ट अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। यानी कि अगर ये मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया। ठीक है, फर्स्ट में हमेशा होता है 2, उसके बाद हमेशा होता है आपका 8। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 में से 2 तो ले लिया फर्स्ट वाला सेल, बचा कितना, 4। तो बाकी ज़्यादा कहाँ पे है, लास्ट वाले सेल में। ओके ना, कार्बन अटेन्स स्टेबिलिटी बाय। अब यहाँ पे क्या है ना कि कार्बन जो होता है, जो स्टेबिलिटी गेन करता है, वो आपका 3 तरीके से कर सकता है। करता नहीं है, कर सकता है। इट मे बी पॉसिबल बट इट इज़ नॉट। फर्स्ट है गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड है लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड है शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये तो ठीक हो गया, गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग। अब ये है कि गेन करेगा कि नहीं करेगा, लूज़ करेगा कि नहीं करेगा, शेयर करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई, क्योंकि जो आपका कार्बन का एटम होता है उसके बीच में होता है 6 प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में। अब क्या है ना कि इसके फर्स्ट सेल को छोड़ के इसके लास्ट सेल और इसके बाद वाले में, इसमें आपका आ जाएगा 8, और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 8। टोटली यहाँ पे कितना है, 2। तो अगर ये ऐड किया जाए दोनों को तो ये आपका कितना हो जाता है, 2 + 8 10। अब ये 6 प्रोटॉन के लिए आपका ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्सन का काम करते हैं, आपस में रिपल्सन करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये स्टेबल नहीं रह पाते। इसीलिए ये 6 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट डज़ नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं लूज़ कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसमें आपका लगता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है IP, या आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं IP। ठीक है, अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक तो निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कार्बन पे आता है प्लस। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कार्बन पे आ जाता है 2+। लेकिन आपका प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो आपका 6 ही रह जाता है अंदर में। ठीक है, अंदर में 6 प्रोटॉन है, और आपका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन बचता है 4। तो इससे क्या होता है कि जो 6 प्रोटॉन जो प्लस है, वो 4 इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिलीज़ करने में और भी ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हम लोगों का शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयर कर सकते हैं, और शेयर भी कैसे करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू करेंगे। व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन सबसे सिंपल है। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आता है तो कोवलेंट बॉन्ड का ये डेफिनेशन ज़रूर दिमाग में रखना, कहीं पर भी लग सकते हो।
जहाँ पर भी कोवलेंट कंपाउंड्स की बातें होती हैं या कोवलेंट की बातें होती हैं वहाँ पर आप इस डेफिनेशन को रख सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड इज केमिकली बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अब ये क्या होता है, जो केमिकल बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ टू एटम्स के बीच में होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कि आपका एक बंदा है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा बंदा है जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है ना कि इसको नीड है 8 का, इसको भी नीड है 8 का। ये खुद से कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये चाहेंगे कि मुझे कोई 8 दे दे, मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे पास 8 हो जाएगा। ये चाहेगा कि मुझे कोई दे दे तो मेरे पास आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या बातें होती हैं, चलो ठीक है, ना आप दो ना मैं दूँ, आप अपना 2 दे दो, मैं अपना 2 दे देता हूँ। इस कारण से क्या होगा, शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास टोटल 8 हो गया, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास टोटल 8 हो गए, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी समझाएंगे, फिर से एक बार रिपीट करूँगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बातें तो समझ में आ गई हैं आपकी कि शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे इसमें मेन एक पॉइंट क्या है कि इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार बोल चुका हूँ कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बार बार बोला जा रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने वाली बात है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचा जाए तो ये आपका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है उसको शेयर करके, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देख लो, अब एक कार्बन है, ठीक है ना। इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है, कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करेगा क्योंकि लूज़ कर नहीं सकता, गेन कर नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो शेयर करेगा। और शेयर करके वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूँ अगर तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, ठीक है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन जैसे ही बीच में आया, इन दोनों एटम्स में ए है ये बी है, दोनों ही एटम्स ने क्या किया भाई, शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब दोनों प्रोटॉन के बीच में, दोनों एटम के बीच में कॉमन इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उसको बोला जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, अब यहाँ पर देखिए कार्बन की बातें हो रही थी तो कार्बन तो आना ज़रूरी ही होता है ना, तो कार्बन के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में है ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है आपका, एक यहाँ है एक यहाँ है, जैसे मैं इसको मिला देता हूँ इस तरह से, ठीक है। बॉन्ड नहीं बनाते लेकिन इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर आपका दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन ने क्या किया कि 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, फिर से कोवलेंट बॉन्ड बनाया। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये आपका हो जाता है H2O जो कि वाटर का है, ठीक है। वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है और आपके एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, उसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ चुकी है ना क्या होती है। कोवलेंट बॉन्ड जो है आपका वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये बंदा जो है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक बंदा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बंदा है, यहाँ बीच में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बोला कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन ने बोला कि मेरे पास तो एक एक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूल्स फॉलो होते हैं, एक होता है ड्यूएट का रूल फॉलो होता है, ड्यूप्लेट बोल सकते हैं उसको, ड्यूप्लेट का रूल फॉलो होता है। दूसरा होता है ऑक्टेट का रूल फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन को फॉलो करना है ऑक्टेट और दोनों हाइड्रोजन को फॉलो करना है ड्यूप्लेट का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसको चाहिए 8,
इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2। ठीक है, ये आप लोग 9th में ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, नहीं तो 11th में इसकी इसकी बातें फिर से होंगी, तो 11th में हम लोग समझ लेंगे अच्छे से और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 2A 282 ये इसका रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो भाई कौन किसके पास जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा इन लोगों के पास। तो क्या किया इन्होंने किया शेयर। यहाँ पर देखिएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास आते हैं, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहाँ पर भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इससे हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ पर देखना, ये जो स्फेयर बना हुआ है, ये जो सर्कल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। ये जो बीच वाला सर्कल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स इसका 8 पूरा हो गया। अब इसका देखा जाए, इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इट मीन्स सब सेटिस्फाई हो चुके हैं। लेकिन अगर यही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया होता, ये इसको दे दिया होता, तो इसका तो पूरा हो जाता, लेकिन इसके पास सिर्फ बचते 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता, सिर्फ यही दोनों हो पाते। लेकिन अगर शेयरिंग किया गया यहाँ पे, तो शेयरिंग की वजह से ये और ये तीनों ही सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, ये जो दिख रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फॉर्मेशन में, ये हो जाता है आपका, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बीच में होता है एक सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का एक मीनिंग हमेशा समझना। आप 11th में भी कई बार इसको रिपीट किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो कॉन्सेप्ट समझने बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंगल लाइन है, तो किसी भी 2 एलिमेंट्री आइटम के बीच में अगर एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मीन्स सिंगल लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं डबल लाइन कर देता हूँ तो 1 2 3 4, ये आपका रहता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ट्रिपल लाइन कर देता हूँ तो इट मीन सिंपल है कि यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है आपका, फर्स्ट है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे जस्ट मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, तो वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड क्या होता है, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, इसके पास एक था, इसके पास भी एक था, दोनों ने अपना अपना शेयर कर लिया और दोनों के पास 2 2 कंप्लीट हो गए, दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पता है आपको कितना था, 6 था। ठीक है, दोनों ने अपना 2 2 शेयर किया। ठीक है, क्या बन जाता है आपका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अगर मैं इसके लिए स्फीयर बनाऊँ, फिर आप इसके लिए स्फीयर बनाया जाए, तो अगर काउंट करोगे तो इसके लिए भी 8 होता है, इसके लिए भी 8 होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर इसने शेयर किया है। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र करता तो पॉसिबल नहीं था, किसी एक को रोना पड़ता, किसी एक को हंसना पड़ता, तो इसलिए शेयर कर लिए, दोनों ही खुश हैं। नाइट्रोजन के पास देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास टोटली होते हैं, अगर एक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास टोटली होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके पास क्या है, यहाँ पर 1 2 3, ये ऊपर का 3 वाला काउंट कर लो, हो गया 5। इसके लिए भी देख लीजिए 1 2, यहाँ टोटल 3 5 हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन के पास 5 था, इसके पास भी 5 था। ठीक है, इसको कितना चाहिए, पूरा करना है 8, इसको भी पूरा करना है 8। इसके लिए इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। अब अगर मान लो कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये इसको 3 दे दे दूसरे नाइट्रोजन को, तो ये तो रोएगा। ठीक है, लेकिन ये हंसेगा, ये रोएगा, ये हंसेगा, तो ये तो सही नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एक नाइट्रोजन का 1 2 3, दूसरे नाइट्रोजन का 1 2 3,
दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगर मैं इसको सर्कल करूँ तो इसको पहले ले लिया जाए, इसके लिए भी 8 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल करूँ तो इसके लिए भी रहता है आपका 8। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स में, कोवलेंट कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड, सिंपल सी बात है, जिस कंपाउंड में आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा, इट मीन जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो सारे कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स ही कहलाते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फर्स्ट आपका प्रॉपर्टी हम लोग जो है वो अंडरलाइन करना है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी अराइज होता है, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है। जैसे कि पहला है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन है, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, या पहले आ भी चुका है कि कोवलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वाई? बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होते हैं। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, कभी भी ऐसा आंसर लिखोगे तो ये आंसर कभी गलत नहीं होगा। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ना तो हीट कंडक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत ही लो होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं ना कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, आप मेल्ट का मतलब क्या करते हो, सॉलिड से लिक्विड लेके जाते हो। बॉयल का मतलब आप लिक्विड से गैस लेके जाते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका मेल्टिंग, ये हो जाता है आपका बॉयलिंग। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जाने में जो आपका मेल्टिंग हुआ, उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, वो पिघल के या फ्री हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में फ्लो होने लग जाते हैं। उसके बाद जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बॉइलिंग करने पर वो गैस के फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, घर में भी आप देखे होंगे, जो कि आप 11th में मैं इसको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। आपको अगर बोला जाए कि H2O वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बोलें तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैंने वाटर में ऐड कर दिया शुगर, जो चीनी आप ऐड करते हो। ठीक है ना, शुगर मैंने ऐड कर दिया H2O में। अब ये बताइए कि इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो सेम रहेगा, या इंक्रीज़ होगा, या डिक्रीज़ होगा। 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मिलाते हैं जो कि वेपराइज नहीं हो सकता, फिर से बता रहा हूँ, किसी भी लिक्विड में अगर आप सॉलिड सब्सटेंस मिलाते हैं जो कि वेपराइज नहीं हो सकता या गैस में चेंज नहीं होता है, उस कारण से उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। रिमेंबर इट। ठीक है, बाद में भी काम आएगा आपको। अगर मैंने कोई शुगर मिलाया या कोई सॉलिड सब्सटेंस मिलाया लिक्विड में, तो जो ओरिजिनल था उसका उसका इंक्रीज़ होके 110 डिग्री सेल्सियस से और भी ज़्यादा हो सकता है, यानी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बता तो सकता हूँ, लेकिन बहुत ही लंबा हो जाएगा, और ये 11th का टॉपिक है, तो आप अच्छे से मैं वहाँ उसको समझा सकता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों का, ये जो है आपका हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स बट वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है ना, जैसे कि क्या है कि वाटर लिए थे ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया H2O। ठीक है, मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ, सेम वाटर का ही, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब क्या है ना कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो तो स्ट्रांग है। वही बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रांग बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है,
बट इनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक है, ठीक है ना। क्या है इसका बॉन्ड वीक है। तो ये हो गए attraction force between molecules and this is attraction force between atoms. Remember it, मैंने क्या बोला, ये है आपका attraction force between atoms। ये जो बॉन्ड है वो क्या है एटम्स के बीच में, लेकिन एक मॉलिक्यूल ये ले लो, एक मॉलिक्यूल ये ले लो, इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, तभी तो ये लिक्विड सॉलिड में रहता है ना। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है, जिस कारण से ये वेपराइज हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना, जब भी वेपराइजेशन एवेपोरेशन होता है, जब भी किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें अगर ये HO और H लिया जाए तो जो गैस में चेंज होगा वो हाइड्रोजन नहीं चेंज होगा, ये टोटल मॉलिक्यूल ही चेंज होता है। यानी H2O का ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा गैस में बदलता है, जहाँ पर वो कि H2O ही रहता है, ना कि गैस में जाने के बाद H अलग, O अलग और H अलग हो जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। अगर ऐसा होता है तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल रिएक्शन नहीं रहेगा। सॉफ्ट होता है नेचर में, ओके, एंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है ना। तो वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए किसी भी चीज़ को टूटना पड़ता है, टूटेगा तभी वो वाटर में डिज़ोल्व होगा, उसके लिए चाहिए होता है H बॉन्ड, ठीक है। जनरली H बॉन्ड के रहने से कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है। ये H बॉन्ड के बारे में जानना होता है। ये H बॉन्ड के बारे में हम लोग 11th-12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सो 11th-12th में इसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट में आपका लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। अब लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को पहले से 9th में होगी, लेकिन यहाँ पर ही बता देता हूँ। लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में वो होता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी एटम के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसने कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है ताकि वो बॉन्ड बना सके। इससे हम इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इट इज़ डायग्राम दैट शो बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है, उसमें एटम्स होते ही हैं, अब मॉलिक्यूल में एटम कैसे जुड़े हुए हैं उनको उनको शो करने का तरीका होता है लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। इसमें कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये फ्लोरीन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना है कि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो उसके पास है आपका 7, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। इसके पास भी लिया जाए 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है आपका कि इसको भी चाहिए 8, इसको भी चाहिए 8। अब ये इसको दे नहीं सकता क्योंकि ये हो जाएगा अनहैप्पी और ये हो जाएगा हैप्पी। ये इसको नहीं दे सकता, इस कारण से ये हो जाएगा अनहैप्पी, ये हो जाएगा हैप्पी। तो दोनों को हैप्पी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोरीन जो हम लोग बनाए थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था पहले से, दूसरा फ्लोरीन भी तो आपका सेम, फ्लोरीन एटम जो है यहाँ पे सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था, इस दोनों ने कर लिया शेयरिंग। बोला ठीक है भाई, आप दे नहीं सकते, आप भी नहीं दे सकते, तो थोड़ा थोड़ा हाथ मिला लेते हैं। सेम कहानी यहाँ पे, इसको अगर हम लोग राउंड करें तो इसके पास कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसके पास भी 8 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर राउंड करते हैं तो इसके पास भी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 8, दोनों ही हैप्पी और खुशी खुशी घर चले गए, ठीक है। इससे आपका बन जाता है यहाँ पे बॉन्ड। यहाँ देखिए, अब दोनों नज़दीक आएंगे थोड़ा सा, फिर दोनों हाथ मिलाने का कोशिश करेंगे। तो हाथ मिलाना भी कितना है भाई, तो एक एक उंगली का हाथ मिलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोरोना है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा मिला लिया, ठीक है। इससे क्या बन गया आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका इस तरह से होता है, ठीक है। एफ, इसको हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में F2 लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं
ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का, ठीक है ना। हाइड्रोजन को पहले ही पता है कि हाइड्रोजन जो है उसको चाहिए सिर्फ 2, वो 2 में ही खुश रहता है। लेकिन ब्रोमीन को चाहिए कितना, 8, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ब्रोमीन के पास अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये सब हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आते हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं। ये सबको सबके सब 7 इलेक्ट्रॉन रखने वाले होते हैं लास्ट में, ठीक है। ब्रोमीन को बोला जाता है हैलोजन एलिमेंट। अब इस हाइड्रोजन के पास एक था, इस ब्रोमीन के पास एक था, दोनों ने कर लिया शेयर। अब यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर क्या शेयरिंग हो रहा है आपका, एक हाइड्रोजन का शेयरिंग हो रहा है, एक ब्रोमीन का शेयरिंग हो रहा है। अगर ब्रोमीन का काउंट करोगे तो ब्रोमीन का टोटली होता है 8 और हाइड्रोजन का टोटली होता है 2। जिसको जितना चाहिए था उसको उतना मिल गया और हैप्पी हैप्पी दोनों घर चले गए। नेक्स्ट हम लोगों का आता है आपका सल्फर एंड हाइड्रोजन का। सल्फर और जो हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अगर सल्फर देखें तो सल्फर के पास आपको कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये आपका हो जाता है 5 6। इसको कितना चाहिए, 8। साथ में देगा कौन आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन, कितना चाहिए, 2। यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। बोला कि भाई ना तो सल्फर अपना दे सकता है इसको, ना ही हाइड्रोजन इसको अपना दे सकता है, क्योंकि वो अनहैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, दोनों ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने का मतलब है कि वो शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से इसका शेयरिंग हुआ, यहाँ से इसका शेयरिंग हुआ। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का हो गया 2, इस हाइड्रोजन का हो गया 2, और इस सल्फर की अगर बात करें हम लोग तो इस सल्फर का भी आपका हो जाता है 2, ओके। सल्फर का हो जाता है आपका 8, क्लियर। तो यहाँ पे सब कोई हैप्पी हो गया, ठीक है ना। सब ने अपना डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा कर लिया। और यहाँ पे डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा किस तरह से हुआ है, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करके, क्लियर। तो यहाँ पर ये तो फिगर समझ में आ ही गया हो कैसे लेवी स्ट्रक्चर पता करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता करना है, वैलेंसी, ठीक है। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना होगा, उस एलिमेंट के चारों तरफ डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट के चारों तरफ डॉट्स में रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद उसका जो बगल वाला पार्टनर है, ए मान लीजिए, इसके पास भी आपका 1 2 3 कितना भी होगा जो भी है, तो इसने भी, इसको भी क्या करना है, सारे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ सजा देना है। आप क्या करेंगे, ये दोनों शेयर कर लेंगे, ये दोनों शेयर कर लेंगे। यही हो जाता है आपका लेवी स्ट्रॉट स्ट्रक्चर। बस बताना है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कितने से उसने बॉन्ड बनाया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पर जो हम लोग स्टार्टिंग में H2O के बारे में बात किए थे, तो H2O में क्या हो रहा है आपका, फिर से देख लेते हैं। ये जो आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1, इसका 1, ठीक है। यहाँ पर टोटली अगर देखा जाए ऑक्सीजन का, तो ये हो जाता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आपका हाइड्रोजन का हो जाता है 2 2, हाइड्रोजन का हो जाता है 2। बहुत ही आसान है, दोनों ही सबका अपना अपना ऑक्टेट पूरा हो गया और वो हैप्पी हैप्पी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल जो है ये आप चेक कर सकते हो खुद से भी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन खुद के बीच में कितना कितने का बना है, 2 2 का बना है। इसके लिए भी 2 कंप्लीट, इसके लिए भी 2 कंप्लीट, हैप्पी। क्लोरीन ने क्या किया, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसको शेयर किया है, ठीक है। इसका एक हुआ, इसका एक हुआ, ठीक है। दोनों का सिंगल सिंगल शेयर करके बना लिए Cl2। ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन में टोटल कितना है, यहाँ पे 4 है। इट मीन्स यहाँ पर कितना बॉन्ड बनेगा, 2। कैसा बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बारे में पहले ही बता दिया गया, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये तो क्वेश्चन भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो किसी तरह ना आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। वर्सेटाइल नेचर क्या बोलता है कि कार्बन जो है
बहुत ही लार्ज कंपाउंड फॉर्म करता है। लार्ज कंपाउंड इन सेंस बहुत ही नंबर में, इतना ज़्यादा नंबर में फॉर्म करता है ना कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो कि कार्बन के जितना कंपाउंड्स फॉर्म कर सके। यहाँ पर क्या है कि मोर देन 3 मिलियंस मीन्स कोई भी एलिमेंट इतना ज़्यादा फॉर्मेशन कंपाउंड का नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये वर्सेटाइल नेचर का होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई वर्सेटाइल नेचर क्यों आता है, आखिर ऐसा कार्बन में कुछ तो होगा ना जिस कारण से सब वर्सेटाइल नेचर इतना ज़्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कैटेनेशन, ठीक है, ये आपका है कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स होता है आपका कार्बन के बीच में, यानी जितना लंबा चेन बना सकते हो, ठीक है, कार्बन जितना लंबा चेन बना सकता है इतना लंबा चेन और कोई कंपाउंड नहीं बना सकता है। तो कैटेनेशन का एक दूसरे वर्ड में लिंकिंग, दूसरे वर्ड में मीनिंग क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, ठीक है ना। सेल्फ लिंकेज का मतलब ये है कि वो खुद से इतना जुड़ जाता है कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर कार्बन ने, सल्फर भी कितना करेगा, सल्फर भी मैक्सिमम 8 करता है, लेकिन कार्बन आपका 16, 17, 37 और भी चलता चला जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन का सेल्फ लिंकेज इतना लंबा होता है, इसी कारण से इसमें एक जो प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता तो सब में है, कुछ कुछ में 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन कार्बन में कैटेनेशन सबसे ज़्यादा होता है और ये लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए इसके पास होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा। इस कारण से इसका नेचर जो होता है वो होता है वर्सेटाइल। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसका नेक्स्ट क्या है कारण, टेट्रावैलेंसी। अब इसके पास एक और भी रीज़न है, खैर टेट्रावैलेंसी तो और भी बहुत लोगों के पास होता है, बहुत एलिमेंट्स के पास होते हैं, इसमें इस कारण से भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा तो इसके पास पता ही है क्या होता है, कैटेनेशन होता है। टेट्रावैलेंसी पता था आपको, पहले ही बताया गया था कि इसका वैलेंसी 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा, शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो इसके लिए इसको बोला जाता है इट हैज़ टेट्रावैलेंसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें क्या है कि खैर मल्टीपल बॉन्ड्स भी बहुत सारे में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही होता है। कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका बोला जाता है कि इस कारण से भी ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो सिंपल सी बात है, मेन प्रॉपर्टी का याद रखना कैटेनेशन, जो कि कुछ में होता है लेकिन कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन में सबसे ज़्यादा होता है। टेट्रावैलेंसी अप्रॉक्सली सब में होता है, लगभग सब में तो नहीं, कुछ कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। ये दोनों प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कार्बन के पास कैटेनेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। लेकिन हम लोग को जो डिस्क्राइब करना होगा वो तीनों प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करना होगा। अगर एग्जामिनेशन में याद ना रहे तो एग्जामिनेशन में आप सिर्फ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी ये एक्सप्लेन कर दोगे, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, गारंटी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रिपेयर किया है मैंने प्रीवियस ईयर, इस सारे टॉपिक से जो मैंने पढ़ाया है इसमें, ये सारा क्वेश्चंस जो है आपको जितना भी पढ़ाया गया ना सब भी सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, हिंट दे दूंगा, आप देख लेना। जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आपको चाहिए और कोवलेंट कंपाउंड चाहिए, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ए बी और सी। आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आयोनिक, यहाँ लिखना है कोवेलेंट, साइड में देना है, ये आपका हो गया ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये आपका सॉल्युबिलिटी है और ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी आपका आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, हाँ है। कोवलेंट कंपाउंड है कि नहीं है, नहीं है। स्ट्रेंथ जो होगा वो आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा और कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रेंथ कम होगा। अगर आप देखें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है और कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद आपका देखा जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सब्सटेंस, तो भाई साहब वो तो सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता ही है, ठीक है ना। खैर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी इजी नहीं, इतना भी हार्ड नहीं था, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2008 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो आराम से आप लोग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है।
नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक बात बताइए, इतना सारा पढ़ने के बाद भी ये ना आंसर है तब तो बेकार है ना। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन से आता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो होता है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। इट मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, ठीक है। अगर फ्री नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट नहीं देगा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाएगा। सिंपल है ना। तो बस यही रीज़न लिखना है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ये हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लोपेंटेन जब आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी बात है। साइक्लो का देख लीजिए, साइकिल होता है, ठीक है। और सब में कार्बन बिठा दो। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। इसको बुलाता है साइक्लोपेंटेन। इसका अगर एग्जैक्ट तुम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो ये कार्बन यहाँ पे होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये सब साइकिल में रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला था साइक्लोपेंटेन। अब करना क्या, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मतलब यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉन बिठा देना, जैसे मैंने बताया था आपका। आसान है, आसान से बना सकते हो। नहीं तो हम लोग जब आगे इसको पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ही बन ही जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, सारा प्रीवियस ईयर है। और ये बातें ध्यान रखना, जो मैंने क्वेश्चन दिया है अगर क्वेश्चन आएगा तो पिक पॉइंट यहीं से आ सकता है, टॉप मोस्ट, ठीक है ना। क्योंकि इससे ज़्यादा हार्ड है ही नहीं इस लेवल पे। इससे ज़्यादा अगर हार्ड अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं वो रिपीटेड हैं, एक ही टाइप का आंसर होता है। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट कर देना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कॉल कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक यू, बाय बाय।